हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है पीजीटी एचटेट का पेपर है जो 2023 में हुआ था, जिसमें हम 120 तक के लगातार क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से समझते हुए एक एक क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप समझते हुए हमने सोल्व किए हैं। तो आज करेंगे 121 क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या गिवन है। इफ़ a + b = c, ये गिवन है। ए बी सी तीनों का आपस में मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो ये कह रहे हैं अभी ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। एक ये दे रखा है और ये वाली दे रखी है। जो चीज़ दे रखी ना वो इसका मतलब सीधी सी बात है इसमें ज़रूर यूज होगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। a + b = c दे रखा है, तीनों का आपस में मोड जो है वो बराबर है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो भैया। a + b का स्क्वायर = c का स्क्वायर। खोलो इसको। a² + b² प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा = c²। आपस में तीनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ। a² b की जगह भी रख दो a² प्लस में 2ab की जगह रख दो a cos ऑफ थीटा c की जगह रख दो e²। ठीक है, इसको काट दो तो 2a² cos ऑफ थीटा = इधर जाएगा -a², इससे काट दो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1 और 2 इधर है तो 2। अब cos थीटा ये देखो भाई -1/2 कहाँ होता है, 60 पे 1/2 होता है ना, तो cos कितने पे होता है 120 पे -1/2, तो cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखो एंगल ही पूछा था कि इनमें से कौन सा एंगल होगा जो ए और बी के बीच में है। तो ये पेपर है भाई जो 2023 में हुआ था। 2024-25 का जो पेपर है स्टेट पीजीटी फिजिक्स का, वो कंप्लीट 60 के 60 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, देख ले, वो भी प्रैक्टिस कर ले। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भी, सारे लगा के देखें, खुद सोल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 का। देखो सबसे पहले समझो क्या गिवन है, क्या पूछा है। ठीक है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर दे रखी है। आइसोलेटेड का क्या मीनिंग होता है भाई? आइसोलेटेड होता है जो किसी अदर कंडक्टर या फिर किसी वायर या अर्थ से कनेक्ट ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। जिसकी रेडियस दे रखी है उसके ऊपर चार्ज दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस r0 ऑफ द इमेजिनरी स्फेरिकल स्फीयर व्हेन द हाफ ऑफ द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इज विद इन। ये कह रहा है अभी इसके पास चार्ज है, दे रखा है चार्ज है, तो सीधी सी बात है इसके पास एनर्जी है। तो ये कह रहा है वो एनर्जी ऐसा कौन सा पॉइंट होगा r से बड़ा जहाँ पे बिल्कुल हाफ हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगी, ये बात इसने पूछी है। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ कर देती हूँ 122। ठीक है, देखो रेडियस दे रखी है 6 पॉइंट में दे रखी है क्या 6.85 सेंटीमीटर। चार्ज दे रखा है 1.25 नैनो कूलम। ठीक है, r0 कोई इमेजिनरी स्फीयर लेना है जहाँ पे एनर्जी हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो देखो चार्ज है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है। तो ये कह रहा है उसके बाहर कहाँ ऐसा इमेजिनरी कोई और स्फेरिकल सेल बनेगी जहाँ पे यहाँ से बिल्कुल हाफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये बात इसने पूछी है। तो इसका एक कंसेप्ट याद रखना भी, आइसोलेटेड का मीनिंग मैं बता चुकी, फिर भी लिख देती हूँ। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर होता है जो ना किसी अदर कंडक्टर से कनेक्ट हो, ना किसी अर्थ वायर से कनेक्ट हो या अदर वायर से कनेक्ट ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। क्योंकि कनेक्ट होगा तो सीधी सी बात चार्ज मूव कर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेन देन होता रहेगा। यहाँ कोई लेन देन नहीं, जो चार्ज है वो फिक्स है। ठीक है, ना रहा ना जा रहा है, ये मीनिंग हुआ इसका। तो देखो जब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन हो ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, उसके लिए जब हाफ एनर्जी हो जाएगी, सभी को पता है जब इसका रेडियस बढ़ता है ना तो एनर्जी जो है जब r से ग्रेटर देन r होता जाता है तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। इंटेंसिटी मान लो जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो बल्ब के पास में जो इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है क्योंकि एरिया कम है। ठीक है, दूर जाते जाएंगे तो एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है। सेम कंसेप्ट यहाँ लागू होता है भाई। जब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा हो तो जहाँ एनर्जी हाफ हो जाती है वो पॉइंट होता है भी r0 = 2r। मतलब जो r रेडियस दे रखी उसका डबल पे हमें जो डबल रेडियस का जो पॉइंट मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, वहाँ यहाँ की बजाय मतलब इसकी हाफ एनर्जी मिलेगी हमें।
ठीक है। तो ये इसका एक रूल है जो याद रख लो, क्योंकि पूछते ना एग्जाम में वो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का ही पूछेंगे। आइसोलेटेड नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई हाफ कहाँ होगी, क्योंकि वो एक इनवैलिड क्वेश्चन माना जाएगा, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, पूछेगा अगला तो पूछेगा आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर एनर्जी कहाँ ऑफ होती है 2r पे, जो r रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा उसकी डबल रेडियस पे जो इंटेंसिटी नहीं पोटेंशियल एनर्जी हाफ मिलती है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। तो देखो r0 की वैल्यू निकालनी थी, डबल कर दो रेडियस का, रेडियस कितनी दे रखी है ये वाली, तो ये आएगा 13.17 सेंटीमीटर में दे रखी। बस इतना सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि हाफ पूछी है इसने, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हाफ का हो जाएगी, तो जो रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा उसकी डबल रेडियस पे ऑफ हो जाती है, ये बात याद रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये मैंने यही सोल्व कर दिया था, इसे सोल्व करके देख रही थी। तो देखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास m कैपिटल M एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 2r। क्वेश्चन को समझो, इसने पूछा है, बोला है कि वो मिनिमम एनर्जी बताओ कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करना जिसका मास स्मॉल m दे रखा है। ठीक है, कहाँ लॉन्च करना है, r रेडियस का पहले से जहाँ पे वो घूम रहा है मतलब प्लेनेट, तो 2r एल्टीट्यूड दे रखी है, मतलब देखो इसका मीनिंग समझो, r रेडियस ये है तो 2r मतलब होता है बस इन दोनों के बीच में 2r है, यहाँ पे लॉन्च करनी 2r ये है, तो कंप्लीट इस आउटर स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, r तो ये है और 2r एल्टीट्यूड तो इसकी होगी भी 3r। ये मेन कंसेप्ट है, ध्यान रखना। यहाँ था सैटेलाइट और यहाँ से उठा के यहाँ लॉन्च करना है 2r एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, तो बाहर वाले की कंप्लीट रेडियस कितनी होगी 3r। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, मानने तो कैसे, देखो मान लो कि इस छोटे वाले स्फीयर की जो एनर्जी है वो 10 जूल है और बाहर वाले की 8 जूल है, तो एनर्जी हमेशा कमज़ोर रहती है, जितनी है उतनी रहती है। तो यहाँ 10 है यहाँ 8 है, तो 2 कहाँ गई, यहाँ से यहाँ लॉन्च करने में इनके बीच में लग गई। ठीक है, बस ये कंसेप्ट यूज होगा। देखो जो इनर अपना ये है यहाँ पे मतलब r रेडियस वाले पे जब सैटेलाइट है तो रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ कितनी है 0, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है Gmm/r। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अंदर वाले स्फीयर में कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब Gmm/r। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझो, हमने यहाँ की टोटल एनर्जी निकालनी है, यहाँ की निकालो, और जो दोनों का बीच में जो डिफरेंस होगा, जो मैंने ये एग्जांपल दिया है, वो एनर्जी होगी जो यहाँ से लॉन्च में लग गई। तो अंदर वाले की मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो बाहर वाले की निकालो, जो बिग अपना ऑर्बिट है वहाँ, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का तो होता है Gmm/r और इसका होता है Gmm/2r। ठीक है, अब r कौन सी जिसकी बात कर रहे हैं उसकी रेडियस, कितनी रेडियस है 3r, तो पुट कर दो माइनस का Gmm/2 इंटू में 3r, ये बन गया माइनस का Gmm/6r, नंबर 2 इक्वेशन। बस इतना सा खेल था भाई, हमने स्मॉल ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का निकाल ली और बाहर वाले की टोटल एनर्जी निकाल ली। ठीक है, इसके ऊपर सीधा फॉर्मूला लगा दिया, इसकी दोनों की का सम कर दिया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लॉन्च में यूज हुई है, तो डिफरेंस निकाल लो बस सिंपल। देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस का Gmm/6r माइनस में माइनस का Gmm/r, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस के Gmm/6r प्लस में Gmm/r, तो 6r क्या आया एलसीएम, तो माइनस का Gm प्लस में 6Gmm, तो ये बच गया 5Gmm/6r, ये इसका आंसर है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो लॉन्च करने में, सैटेलाइट को जब लॉन्च किया गया तब वो एनर्जी लगी है, वो इतनी लगी है। तो मैं एक बार इसका आंसर दिखा देती हूँ, कौन सा आंसर हुआ इसमें 4th नंबर का। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से सभी को, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इससे इजी तो लैंग्वेज क्या ही बताऊंगी, देख लो बहुत ही मैंने इजी लैंग्वेज में इसको बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 124 क्वेश्चन, पेडागोजी का क्वेश्चन है सिंपल। विजय सर वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन ऑफ ए क्लास 8 स्टूडेंट, 8वीं क्लास के बच्चों को
समझा रहा है सर्कुलर मोशन के बारे में, कोई विजय नाम का कोई टीचर है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट मेथड, इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। सीधी सी बात है, आज के टाइम में जो पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट मेथड वो होता है जिसमें बच्चे करके देखें, करके सीखें, खुद करके सीखें, ठीक है। ऐसे बस व्याख्या ना हो, सिर्फ डिस्कशन ना हो, सिर्फ प्रदर्शन ना किया जाए, उसमें भी देख लो बस हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ये ऑप्शन पड़ा है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है जिसमें एक्टिविटी करके दिखाए, मतलब खुद बच्चे से करवाई जाए, एक्टिविटी हो, वो मेथड सबसे बेस्ट रहता है। ना कि सिर्फ उदाहरण देके, ना कि सिर्फ डिस्कशन करके, ना कि सिर्फ प्रदर्शन करके बच्चों के आगे कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल पेडागोजी का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देखो 125। हाँ, ये बहुत आसान एक कंसेप्ट बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा भाई, राधा नाम की कोई लड़की है, वो ऐसे दीवार ही बना रखी मैंने और इस दीवार पे ऐसे बुक चिपका रखी उसने हाथ से। तो इसमें पूछा गया भी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी। तो सीधी सी बात है, कंसेप्ट क्या कहता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। बस तुम मोशन ढूंढ लो, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब दीवार से उसने बुक को ऐसे हाथ से चिपका रखा है, जब वो हाथ हटाएगी तो बुक कहाँ जाएगी। देखो बुक दीवार के अंदर घुसने की कोशिश करेगी, बुक ऊपर उड़ के जाएगी, बुक लेफ्ट साइड जाएगी, राइट साइड, या नीचे गिरेगी। बुक गिरेगी नीचे, दीवार के जहाँ चिपका रखी तो उस दीवार के चिपक के नीचे की साइड। जब मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा, सीधी सी बात है अपवर्ड। बस इतना सा फंडा था भाई इसका, ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट ये पीछे अब 2025 वाला पेपर था ना, उसमें पूछ रखा था फिजिकल सिग्निफिकेंट, जो 11th की फर्स्ट यूनिट है। 4-5 ही रूल हैं इसके, जैसे कोई भी 2-4 मैं बता ही देती हूँ। जैसे नॉन जीरो कुछ भी होते हैं शब्द, सभी काउंटिंग होते हैं, और नॉन जीरो के आगे जीरो लग गई तो ये वाली जीरो काउंटिंग में नहीं होती भाई। और जो नंबर लेस देन जीरो होता है, जो पॉइंट लगा दिया मैंने लेस देन 1, तो ये पीछे वाली जीरो काउंटिंग नहीं होती, इसकी आगे वाली नहीं होती। हाँ, इसके अगर पर मैं आगे जीरो लगा दूँ, देखो लेस देन 1 नंबर है तो ये जीरो काउंट नहीं होती, बट ये वाली काउंट होती है। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंट 4 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 5 होगी, ठीक है। 4-5 रूल हैं, सारे ही देख लें क्योंकि पक्का आता है भी क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछिए। तो ये देखो लेस देन 1 नंबर है तो ये पीछे वाली जीरो काउंट नहीं होंगी, तो 1 2 3 4 आ गया। इसका आंसर कौन सा होगा, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई। ए पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव करा है जिसमें आर दोनों के लिए इक्वेशन दे रखी है। तो मोशन पूछा गया है, किस टाइप का मोशन होगा। तो देखो इसकी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 127 का क्वेश्चन। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस 2j, ए एम्पलीट्यूड कोस ऑफ ओमेगा टी। तो ये आर मतलब एक्स भी है, इसमें वाई भी है, तो अलग अलग ही कर लो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, खोल लो इसके साथ, ए कोस ऑफ ओमेगा टी आई में है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, खोल लो इसके साथ 2a कोस ऑफ ओमेगा टी जी, ठीक है। अब देखो एक्स बाई मैंने वाई किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो 1/2 वैल्यू आ गई इसकी। करो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 2x। तो सीधी सी पड़ी है भाई, किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कोस भी है तो कोस होता है, तो मतलब कौन सा मोशन है इसमें, पीरियोडिक मोशन भी, ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, और कोस और साइन ऐसे पीरियड से चलते हैं ना, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, हार्मोनिक फंक्शन भी है भी। तो ये तीनों इसके लिए सही सूट कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसने क्या पूछा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट, नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन आया है अपना, इलिप्स नहीं आया, पीरियोडिक साइन कोस है, पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक है, तो कौन सा नहीं होगा, इलिप्स नहीं होगा। इसके 2-4 पॉइंट बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये पक्का आता भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगर y प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, प्रोपोर्शनल का मतलब कांस्टेंट, तो 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो ये किसका मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर x² बाई a², y² बाई b², ये वो ले रही हूँ भी मैं, इसके एम्पलीट्यूड चाहे कैपिटल में ले लो, अगर 1 आ जाए तो किसकी होती है, इलिप्स की ना, इलिप्स की, ठीक है। और x², x तो ये है ही, बनाए लोगे, ये तो गिवन हो मिलेगी अपने को इक्वेशन x और y की, तो x² इसका स्क्वायर करो, y² करो, जोड़ने के बाद अगर 1 आता है तो किसकी होती है, सर्कल की, ठीक है। और भी होती है, हाँ, y प्रोपोर्शनल टू x² हो भाई, ये y है और x का स्क्वायर करो, फिर बराबर हो या प्रोपोर्शनल हो, तो ये किसकी होती है, पैराबोला की, पैराबोला,
ठीक है, मतलब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की होती है, ये सर्कल की, ये इलिप्स की, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में स्ट्रेट लाइन की होती है। तो अपना स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन था, ये काफ़ी बार रिपीट होता है भी, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं बिल्कुल एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए बिल्कुल बारीकी से अपनी तरफ से बेस्ट करवा रही हूँ भी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और कुछ अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। कंप्लीट पेपर करेंगे 2023 का भी, 2025 वाला हम कर चुके हैं, उसके बाद 2022 का इस तरह से सीरीज चलेगी। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, वो ज़रूर देख लें। और किस बुक में से पढ़ो, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप देख लें। थैंक यू।